जय भीम दोस्तों। बाबा साहब अंबेडकर एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन से हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने हम सबको ऐसे विचार दिए जिस पर चलकर एक सामान्य व्यक्ति महान बन सकता है। तो चलिए जानते हैं बाबा साहब के वे 72 अनमोल वचन जिनकी चर्चा चंद्रशेखर संसद में कर चुके हैं। जब चंद्रशेखर आजाद ने बाबा साहब के इन विचारों को संसद में रखा तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत हुआ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसका दूध पिएगा वह दहाड़ेगा। नंबर 2, इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। नंबर 3, अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी। नंबर 4, अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। नंबर 5, मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। नंबर 6, राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। नंबर 7, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। नंबर 8, मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। नंबर 9, जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। नंबर 10, समाज में अनपढ़ लोग हैं। यह हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। 11वां अनमोल वचन जानने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। नंबर 11, यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। नंबर 12, यदि आप मन से स्वतंत्र हैं तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। नंबर 13, छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। नंबर 14, यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। नंबर 15, जो झुक सकता है वह झुका भी सकता है। नंबर 16, धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। नंबर 17, मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं बल्कि नीचे दबे हुए अपने भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूं। नंबर 18, आप स्वाद को बदल सकते हैं परंतु जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नंबर 19, हम आदि से अंत तक भारतीय है। नंबर 20, मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूं। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो पीछे भी मत जाने देना। नंबर 21, महात्मा आए और चले गए परंतु अछूत अछूत ही बने हुए हैं। नंबर 22, वर्गहीन समाज करने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। नंबर 23, वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। नंबर 24, मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। नंबर 25, पानी की बूंद जब सागर में मिलती है तो अपनी पहचान खो देती है। इसके विपरीत व्यक्ति समाज में रहता है पर अपनी पहचान नहीं खोता। नंबर 26, इंसान का जीवन स्वतंत्र है। वो सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। नंबर 27, ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। नंबर 28, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 29, हो सकता है कि समानता एक कल्पना हो पर विकास के लिए यह जरूरी है। नंबर 30, मैं समझता हूं कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। नंबर 31, एक संविधान चाहे जितना बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। नंबर 32,
जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। नंबर 33, अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले मैं इसे जलाऊंगा। नंबर 34, कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टिकोण नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूं। नंबर 35, कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है। जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। नंबर 36, अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। नंबर 37, एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। नंबर 38, राष्ट्रवाद सभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति नस्ल रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक भाईचारे को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। नंबर 39, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। नंबर 40, महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। नंबर 41, एक सफल क्रांति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि असंतोष हो, जो आवश्यक है वह है न्याय, आवश्यकता, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के महत्व पर गहन और गहन विश्वास। नंबर 43, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हुई है जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती हैं। नंबर 44, स्वतंत्रता का अर्थ साहस है और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। नंबर 45, शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। नंबर 46, आज भारतीय दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। उनके राजनीतिक आदर्श जो संविधान के प्रस्तावना में इंगित है वह स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित करते हैं और उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। नंबर 48, मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूं। नंबर 49, हालांकि मैं एक हिंदू पैदा हुआ था लेकिन मैं सत्य निष्ठा से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। नंबर 50, समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं। नंबर 51, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। नंबर 52, समाज को श्रेणी विहीन और वर्ग विहीन करना होगा क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया। नंबर 53, जिसके पास कुछ भी नहीं है वे लोग दरिद्र माने गए और जो लोग कुछ भी नहीं है वे दलित समझे जाते हैं। नंबर 54, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। नंबर 55, एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। नंबर 56, संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। नंबर 57, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। नंबर 58, देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। नंबर 59, यदि हम एक संयुक्त, एकीकृत, आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। नंबर 60, मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो। नंबर 61, भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने की बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। नंबर 62, एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। नंबर 64, धर्म पर आधारित मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक वातावरण बनाना है। नंबर 64, इतिहास गवाह है जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। नंबर 66, हमारे संविधान में मत का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो कि किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। नंबर 67, मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। नंबर 68, उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। नंबर 69, देश के विकास से पहले हमें अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। नंबर 70,
न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। नंबर 71, पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ में मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। नंबर 72, हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों, यह थे बाबा साहब के 72 अनमोल वचन। उम्मीद करता हूं इससे आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब जानते हैं बाबा साहब के बारे में कुछ ऐसी बातें जो अनसुनी सी रह गईं, अर्थात उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। भारत का संविधान लिखे जाते वक्त 25 नवंबर 1949 को उसका अंतिम पाठ पूरा होने के बाद देश के महान नेताओं में से एक और बहुजनों के निर्विवादित नेता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने देश के भविष्य के बारे में एक खास बात कही। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान कर दिया। अपने भाषण में डॉक्टर आम्बेडकर शायद नए गणतांत्रिक राज्य और पुरानी सभ्यता के बीच के अंतर्विरोधों के बारे में इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है। उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर अलोकतांत्रिक है और यहाँ के गांव स्थानीयता का गंदा नाला, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता के घर हैं। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार देना और सबके लिए समान अधिकार तय करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस दौरान देश में कई बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए और देश का बंटवारा भी हुआ। इसके कारण इन दो देशों के बीच मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रवासी संकट पैदा हुआ। इसी दौर में भारत में 550 से ज्यादा रियासतों का मुश्किल भरा एकीकरण का काम संपन्न हुआ। डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान बनाने के लिए 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति बनाई, जिसने 395 प्रावधानों वाले इसके मसौदे को तैयार किया। लेखक अशोक गोपाल की हाल में आम्बेडकर की एक जीवनी ए पार्ट ऑफ द लाइफ एंड थॉट ऑफ B.R. आम्बेडकर नाम से आई है। इसमें उन्होंने बताया है कि डॉक्टर आम्बेडकर ने कैसे अपने खराब स्वास्थ्य से जूझते हुए और तमाम मतभेदों को दूर करके दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक को तैयार किया। यह किताब बताती है कि डॉक्टर आम्बेडकर के कद ने कैसे इस काम में उन्हें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में मदद की। संविधान की प्रारूप समिति के 7 में से 5 सदस्य उच्च जाति के थे, लेकिन सभी सदस्यों ने आम्बेडकर को इस समिति का नेतृत्व करने को कहा। अशोक गोपाल ने इस किताब में बताया है कि भारत की आजादी के आंदोलन का समर्थन करने और आयरलैंड का संविधान लिखने वाले आयरिश नेता इमोन डी वलेरा ने भी इस काम के लिए डॉक्टर आम्बेडकर के नाम की सिफारिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से की थी। इस बात का पता वाइसरॉय माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन द्वारा आम्बेडकर को लिखे गए एक पत्र से चला। एडविना माउंटबेटन ने डॉक्टर आम्बेडकर से यह भी कहा था कि वे निजी तौर पर खुश हैं कि संविधान निर्माण की देखरेख वे कर रहे हैं, क्योंकि वे ही इकलौते प्रतिभाशाली शख्स हैं जो हर वर्ग और मत को एक समान न्याय दे सकते हैं। लेखक अशोक गोपाल की हाल में आई आम्बेडकर की इस जीवनी में संविधान निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के बारे में बताया गया है। अशोक गोपाल लिखते हैं कि मार्च 1947 में वाइसरॉय का पद संभालने के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने डॉक्टर आम्बेडकर के साथ बेहद दिलचस्प और सार्थक बातचीत की थी। उनके अनुसार वाइसरॉय ने एक सीनियर ब्रिटिश अधिकारी को यह भी बताया था कि उन्होंने नेहरू के 15 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल की सूची में जब आम्बेडकर का नाम देखा तो उन्हें बहुत संतोष हुआ। आम्बेडकर के नेतृत्व वाली प्रारूप समिति ने मई 1947 में संविधान सभा में पेश किए गए संविधान के मसौदे की जांच की। इसे संबंधित मंत्रियों और फिर कांग्रेस पार्टी को भेजा गया। कुछ खंडों को तो 7 बार में तैयार किया गया। आम्बेडकर द्वारा संविधान सभा के अध्यक्ष
राजेंद्र प्रसाद को पेश किए गए संशोधित मसौदे में लगभग 20 बड़े बदलाव किए गए। इन बदलावों में संविधान की पवित्र प्रस्तावना में किया गया बदलाव भी शामिल है, जो न्याय, समानता और बंधुत्व का वादा करता है और जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं का प्रतीक है। चिंतक आकाश सिंह राठौर की किताब आम्बेडकर्स प्रीएम्बल ए सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक बात का जिक्र अशोक गोपाल ने अपनी इस किताब में किया है। उनके अनुसार संविधान की मूल प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का जोड़ा जाना और इसका बाकी भाग भी वाकई करिश्माई और 81 शब्दों का ऐतिहासिक सेट है, जो पूरी तरह से आम्बेडकर का योगदान था। डॉक्टर आम्बेडकर ने अप्रैल 1948 में पेशे से डॉक्टर रही शारदा कबीर से दूसरा विवाह किया था। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने के बाद भी आम्बेडकर ने संविधान तैयार करने में काफी श्रम किया। संविधान सभा में लगभग 100 दिनों तक खड़े होकर उन्होंने धैर्यपूर्वक हर खंड को समझाया और कारण बताए या सुझाए गए हर संशोधनों को अस्वीकार किया। प्रारूप समिति के एक सदस्य टी कृष्णामाचारी ने संविधान सभा में कहा कि मृत्यु, बीमारी और अन्य व्यस्तताओं के कारण अधिकांश सदस्य पर्याप्त योगदान नहीं कर सके, जिसकी वजह से यह संविधान तैयार करने का बोझ डॉक्टर आम्बेडकर पर आ पड़ा। संविधान के मसौदे में 7500 से अधिक संशोधन सुझाए गए, जिनमें से लगभग 2500 को स्वीकार किया गया। आम्बेडकर ने सीनियर सिविल सेवक SN मुखर्जी को इस प्रारूप निर्माण का मुख्य श्रेय दिया, जिनके पास कानून के सबसे जटिल प्रस्तावों को भी बिल्कुल आसान ढंग से रखने की क्षमता थी। भारत के दलित समुदाय के नायक के तौर पर विद्रोही छवि होने के बावजूद डॉक्टर आम्बेडकर ने सबके हितों का ध्यान रखा। अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की उनकी मांग संविधान सभा ने खारिज कर दी। बुनियादी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की उनकी मांग भी खारिज हो गई। साथ ही संविधान के उद्देश्यों में समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो आम्बेडकर ने कहा, मैं जानता हूं कि आज हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बंटे हुए हैं। हम लड़ते हुए खेमों का समूह हैं। मैं यहां तक स्वीकार करता हूं कि शायद मैं भी ऐसे खेमों के नेताओं में से एक हूं। गोपाल कहते हैं कि इन बातों से पुष्टि होती है कि डॉक्टर आम्बेडकर भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। उनके पास एक सुंदर नजरिया था और उन्होंने संविधान के हर भाग को अंतिम रूप देने में अपना योगदान दिया। संविधान निर्माण के कुछ साल बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया कि आम्बेडकर ने संविधान के कुशल पायलट की भूमिका निभाई। 6 दिसंबर 1956 को आम्बेडकर के निधन के थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा, संविधान बनाने में डॉक्टर आम्बेडकर से ज्यादा ध्यान किसी और ने नहीं दिया और न ही किसी और ने उतनी परेशानी उठाई। संविधान बनने के बाद भारत का विशाल और विविध लोकतंत्र गंभीर चुनौतियों से जूझने के लिए एक साथ खड़ा है। समाज में बढ़ता ध्रुवीकरण और असमानताएं देश के भविष्य को लेकर कई तरह की चिंताएं पैदा करती हैं। लेकिन ये सारी समस्याएं डॉक्टर आम्बेडकर के एक और दूरदर्शी भाषण की याद दिलाते हैं, जो उन्होंने संविधान के संशोधित मसौदे को पेश करते वक्त दिया था। उन्होंने कहा था, भारत में अल्पसंख्यकों ने बहुमत का शासन वफादारी से स्वीकार किया है। अब ये बहुसंख्यकों पर निर्भर करता है कि वे अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव न करने का अपना कर्तव्य निभाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।